समाधात्मक का देखो, संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक संधारित्रों को अगर आपस में जोड़ना हो तो कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। समझ में आया? देखो, संधारित्रों को जोड़ने की टोटल दो विधि है। कितनी है? सबसे पहला विधि है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा है हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समझ में आया? किसी भी दो या दो से अधिक संधारित्र ले लो, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने की कुल दो विधियां, ठीक है। पहला है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और दूसरा है संधारित्रों का समांतर क्रम, ठीक है। ये दो विधि। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, संधारित्रों को दो या तीन संधारित्रों को लेकर के, ठीक है, कम से कम तीन संधारित्र लिया जाता है सूत्र बनाने के लिए। तो तीन संधारित्रों को लेकर के, ठीक है, उनको आपस में जोड़ेंगे और दोनों प्रकार से जोड़ करके उनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला निकालेंगे। समझ में आया? जैसे कक्षा 10 में तुम लोग ये टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें क्या था, ऐसा नहीं दिया था, उसमें दिया था प्रतिरोधों का संयोजन। क्या दिया था? प्रतिरोधों का संयोजन। याद करो, पढ़े थे, इसमें भी दोस्तों पढ़े थे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे और दूसरा प्रतिरोधों का समांतर। थोड़ा सा याद कर लो, अच्छा उसको बता देते। प्रतिरोध को जब हम जोड़ते थे, पहले प्रतिरोध देखो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये है प्रतिरोध, ये मान लेते हैं दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, मान लेते हैं ये तीसरा प्रतिरोध है। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। इन प्रतिरोधों का ये देखो इधर वाला क्या कहलाता है, पहला सिरा। पहला सिरा कहलाता है प्रतिरोध का, और ये जो कहलाता था ये क्या कहलाता था, दूसरा सिरा कहलाता था। ऐसे ही इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये हो जाएगा, दूसरा सिरा ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। समझ में आया? मान लेते हैं तीनों प्रतिरोध अलग अलग है, मतलब ये प्रतिरोध R1 कहलाता है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध क्या है। अगर इनको श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता था, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता था, जब पहले प्रतिरोध का, पहले प्रतिरोध मान लेते R1 है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। तो
तो इस प्रकार के समायोजन या संयोजन को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन बोलते हैं? ठीक है, ये है श्रेणी संयोजन। इसमें जब हम लोगों ने फार्मूला निकाला था तो फार्मूला आया था तुल्य प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, ये फार्मूला आया था नहीं आया था? अच्छा 10। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था और मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चा इसका। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जैसे एक प्रतिरोध ले लिए, दूसरा प्रतिरोध ले लिए इसके ठीक नीचे और तीसरा प्रतिरोध इसके ठीक नीचे ले लो। इस प्रकार ये है तुम्हारा R1, ये है तुम्हारा R2, ये है तुम्हारा R3। और इसमें हम लोग परिभाषा बनाए थे जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, इससे एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समायोजन को क्या बोलते हैं भैया? समांतर क्रम समायोजन संयोजन। ठीक है, तो ये था समांतर क्रम। इसमें जब तुल्यधारिता निकालते थे तो R बराबर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फार्मूला होता था। कुछ याद आया? ठीक है, ये हम लोग अच्छा था। ठीक है, तो ये था हमारा, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं। ठीक है, यही चीज तुम आगे भी फिर से पढ़ो। ठीक है, जब विद्युत वाला चैप्टर पढ़ोगे उसमें आएगा प्रतिरोधों का संयोजन, आपको पढ़ना पड़ेगा। सेलों का संयोजन आएगा। अभी तो समांतर संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हो, तुमको अभी ये भी मिलेगा और इसके अलावा तुमको सेलों का संयोजन भी मिलेगा। उसमें 3 टू मिलेगा, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम। अब तीन में से 2 ही पढ़ना है, पहले था तीसरा, अब मैं निकालना है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हम लोग बचपन में कर चुके। अब थोड़ा बड़े हो गए तो इधर वाला करेंगे। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, जब भी हमको संधारित्र बनाना होगा तो 2 समांतर लाइन की तरफ खींचना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। समझ में आया? थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये हो गया हमारा संधारित्र। जिस प्रकार से प्रतिरोध में बाईं तरफ पहला और दाईं तरफ दूसरा था, उसी प्रकार से बाईं तरफ वाला पहला प्लेट है, प्लेट। ठीक है, और ये दाईं तरफ वाला दूसरा प्लेट हो जाएगा। उसमें सिरा होता था, इसमें पहला प्लेट दूसरा प्लेट होता। समझ में आया? एकदम सेम टू सेम वही होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हम 3 इसमें भी लेंगे, 3 क्या लेंगे, हम 3 संधारित्र इसमें लेंगे। ठीक है, पहला संधारित्र हो गया, मान लेते हैं ये हमारा दूसरा संधारित्र हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा तीसरा संधारित्र हो गया। ठीक है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करवाया तो बोलेंगे संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा गया हो। ठीक है, तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा गया हो।
ठीक है। तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया। अब इन तीनों को जोड़ने के बाद करते क्या है भैया, इन तीनों को जोड़ने के बाद विभवांतर उत्पन्न करने के लिए इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। विभवांतर उत्पन्न करने का मतलब ये है जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित यानी कि आवेश प्रवाहित नहीं होगा। समझ में आ रहा है, आवेश मतलब धारा। तो इस प्रकार से ये बड़ा वाला लाइन जो है वो प्लस प्लेट धनात्मक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है बैटरी के या सेल के, और ये जो माइनस वाला होता है ये सेल के ऋणात्मक टर्मिनल या इलेक्ट्रोड को प्रकट करता है। समझ में आ गया। और हमेशा जो धारा प्रवाहित होती है वो प्लस प्लेट से प्रवाहित होती है, धारा मतलब आवेश, ठीक है। इस प्रकार से जाएगी। तो धारा जब यहाँ से बहेगी तो एक प्लेट, जो प्लेट धन आवेश से जुड़ा है वो तो उस पर तो प्लस क्यू आएगा, लेकिन जो प्लेट माइनस वाले से जुड़ा है उस पर कितना आएगा। समझ में आया। और यहाँ पर ये इस प्रकार से देखना, ये धन से जुड़ा हुआ है तो प्लस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखना ये वाला माइनस से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। सही समझ में आया। अगर ये संधारित्र है तो संधारित्र की धारिता होती है कि नहीं होती है। मान लेते हैं इस संधारित्र की धारिता है C1 और इस संधारित्र की धारिता क्या है C2 और इस संधारित्र की धारिता क्या है C3, क्योंकि अलग अलग संधारित्र के लिए निकालते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ। और जैसे ही बैटरी से जोड़ा जाएगा, ध्यान रखो इसके विभव भी अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा V1, पहले प्लेट के बीच का विभवांतर V1, क्योंकि धारिताएं अलग है तो विभवांतर अलग अलग होगा। इस प्लेट के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा V2, और इस प्लेट के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V3। क्या ये चीज समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा अभी चित्र तैयार रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो, मैं कुछ नोट लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ पर देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट पर श्रेणी क्रम संयोजन में, ये श्रेणी क्रम संयोजन ही, इसमें संधारित्रों, संधारित्र नहीं बोला है संधारित्रों बोला है। संधारित्रों का मतलब होता है पहले संधारित्र के लिए भी है, दूसरे संधारित्र के लिए भी है और तीसरे संधारित्र के लिए, ठीक है। तीनों संधारित्रों की बात हो रहा है। तो संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट, तो किसी एक संधारित्र देखो तो उसमें कितने प्लेटें होती है, तो एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट मतलब इन प्लेटों पर देखो आवेश का परिमाण समान है, बस चिन्ह अलग अलग है, प्रकृति अलग है, लेकिन परिमाण देखो क्यू है इसका भी, क्यू इसका भी, ठीक है। ऐसे ही इस संधारित्र पर देखो तो आवेश का परिमाण समान है, क्यू यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है। समझ में आया। अगर इस संधारित्र को देखें तो इसका भी परिमाण क्या है समान है, यानी कि संधारित्रों पर, सभी संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट पर
आवेश का जो परिमाण होता है, परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, वो समान। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको बढ़ते से करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो एक संधारित्र नहीं है, इसमें 3 संधारित्र है, 1 2 3, और ये तीनों संधारित्र मिलकर के एक परिपथ का निर्माण कर रहे हैं, एक बंद परिपथ का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा 10 लोग पढ़े होंगे परिपथ सर्किट, वहां पर विद्युत परिपथ था, इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर ये परिपथ, ठीक है, इसको परिपथ हो गया। तो परिपथ का, इस पूरे परिपथ का हम क्या करेंगे, तुल्य धारिता का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम हल करते हैं ध्यान रखना, जो समान होता है उसको नहीं लेते, जो समान नहीं होता है उसको लेते हैं। तो दो ही चीजें हैं, अगर तुल्य धारिता निकालिए, धारिता जो निकालना है उसको लेकर के तो हल नहीं करेंगे, वो हमारा आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, या तो आवेश लेंगे या तो विभवांतर लेंगे। अब आवेश का मान सब में समान है, तो जो समान होता है उसको ले नहीं सकते, तो अलग अलग क्या है, विभवांतर। तो मान लेते हैं इस सेल का विभवांतर कितना था, कैपिटल भी था, तो यही विभवांतर इसको मिल रहा है, यही विभवांतर इसको मिल रहा है, यही विभवांतर इसको मिल रहा है, मतलब तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर होना चाहिए, जो सेल का कुल विभवांतर था उसके बराबर होना चाहिए। तो हम लिखते हैं परिपथ का तुल्य विभवांतर अगर हम निकालें, ठीक है, तो पूरे परिपथ का तुल्य विभवांतर, पूरे परिपथ का इसका तुल्य विभवांतर, कुल विभवांतर कितना है, कैपिटल बराबर, देखो पहले संधारित्र का विभवांतर कितना है, V1। अब तुल्य मतलब होता है कुल, कुल का मतलब क्या होता है, प्लस। ऐसे दूसरे संधारित्र का विभवांतर कितना है भैया, V2 है, प्लस तुल्य निकालना है ना, तुल्य मतलब होता है कुल। ऐसे ही तीसरे संधारित्र का विभवांतर कितना है, V3 है, ठीक है। अगर तीनों विभवांतर को जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल विभवांतर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक विभवांतर तो तीनों को दे रहा है, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो V बराबर हो जाएगा, सॉरी हमको धारिता निकालेंगे, तो V का ऐसा फॉर्मूला जिसमें धारिता होता है, तो Q बराबर क्या था, CV, Q बराबर CV निकालेंगे। अगर यहाँ से V का मान निकालना चाहे तो जिसका मान निकालना रहता है उसके गुणे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर गुणे में क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसमें लेकर जाएंगे, भाग में। यानी कि यहाँ से अगर हम चाहें तो V बराबर निकालना चाहे तो Q पहले से दिया है, और C को क्या करें, बटे में लेकर चले जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है, पॉसिबल है। तो V की जगह पर क्या लिखेंगे, Q बाई, तो V की जगह पर कितना लिखेंगे, Q बाई, समझ में आया, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर Q1 होता तो यहाँ पर C1 और V1 होता, समझ आ रहा है, तो V1 निकालते तो क्या हो जाता, Q1 और होता नहीं होता, तो यहाँ पर क्या दिया है भैया, तो क्या लिखेंगे, Q1 बटा के C1 प्लस V2 कितना लिखेंगे, Q2 बटा के प्लस V3 कितना लिखेंगे, Q3 बटा के, समझ में आया, क्या इतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, अब थोड़ा नोट पे ध्यान दो, नोट मैंने क्या लिखवाया है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है। यानी कि ये जो Q1 लिख रहे हैं, जो Q2 लिख रहे हैं, जो Q3 लिख रहे हैं, वो गलत हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पहला प्लेट है, देखो पहली संधारित्र की धारिता है C1, इसका मतलब इस पर आवेश का परिमाण कितना होना चाहिए, समझ में आया। ये दूसरा संधारित्र की धारिता है, देखो इसका मतलब ये दूसरे प्लेट की गई है, और इस पर आवेश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अगर ये Q है तो ये भी कितना होगा, Q ही होगा। ऐसे ही तीसरे प्लेट, तीसरे संधारित्र की धारिता है C3, पता चल रहा है, तो इस पर भी आवेश कितना होना चाहिए,
Q3 होना चाहिए नहीं? देखो बटे में है, बटे में है, बटे में बीच में प्लस प्लस, एलसीएम ले ले नहीं, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q Q Q सब में है, कॉमन निकाल लो। Q अगर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा Q बाई Q से Q कैंसिल कर सकते हैं, इसको बटे में करोगे उतने में है तब पर भी तो कट जाएगा, ना लगाओ नहीं समझ में आया? तो यहाँ से 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इस परिपथ का तुल्य क्या आ गया, ठीक है। जब तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है। अब बोला जाए उनकी तुल्य धारिता बताओ, क्या करेंगे, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, जब तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता, ये क्या है भैया, तुल्य धारिता है ये, अतुल्य धारिता को C बोलते हैं, समझ आ गया।